हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्किल टेक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सभी लोग सामान्य अध्ययन से संबंधित जो प्रश्न पढ़ेंगे, ये TRE 4.0 के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें जो प्रश्नों की श्रृंखला हम करवा रहे हैं, उसमें जितने प्रीवियस ईयर आए हैं BPSC में अब तक के, उसी से प्रश्नों को उठाकर हम करवा रहे हैं और इसमें पूरा कंप्लीट चैप्टर शामिल किया गया है, जिसे 29-30 प्रश्न रहते हैं इसमें। तो हर चैप्टर से, हर टॉपिक से, हर सब्जेक्ट से इसमें प्रश्न इंक्लूड रहते हैं। आपका एक बेहतरीन रिवीजन इससे होगा, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को कंप्लीट देखिए। और प्रश्न इसमें बहुत बेहतरीन है, इसमें अपने मन से कोई प्रश्न नहीं बनाएगा। जो आयोग का प्रश्न है, उसी का जो प्रवृत्ति है प्रश्न पूछने का, उसी टाइप के प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। इन सभी प्रश्नों को यदि आप सब डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं, यानी इसकी व्याख्या बहुत अच्छे से आपको समझना है या महारत हासिल करनी है, तो आपको NCERT बुक्स पढ़ना पड़ेगा। यदि आप NCERT बुक पढ़ेंगे तो ये सब प्रश्न आपको वहाँ पर दिखेंगे, या तो थ्योरी में भी दिखेंगे, नहीं तो MCQ वाले प्रश्न दिखेंगे, नहीं तो फिर अभ्यास का जो सेक्शन दिया रहता है हर चैप्टर के नीचे, वहाँ पर आप सभी लोगों को ये सब देखने को मिल सकता है। जो BPSC आयोग है, वह ज़्यादातर प्रश्न ज्योग्राफी से पूछता है, या फिर हिस्ट्री से पूछता है, फिर पॉलिटी से पूछता है, इकोनॉमिक्स भी पूछता है, लेकिन इससे प्रश्नों की संख्या थोड़ा कम होती है। बायोलॉजी से भी प्रश्न पूछता है BPSC, केमिस्ट्री से भी प्रश्न पूछते हैं लोग, फिजिक्स से भी पूछते हैं और कंप्यूटर से पूछते हैं। कंप्यूटर से भी प्रश्नों की संख्या थोड़ा कम ही होती है। जैसे यहाँ इकोनॉमिक्स में थोड़ा कम होती है, उसी प्रकार कंप्यूटर में प्रश्नों की संख्या थोड़ा कम होती है। आप इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर थोड़ा कम पढ़ेंगे तब भी काम चल जाएगा, परंतु आपको यदि फाइनल सिलेक्शन लेना है, मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखना है, तो आप सभी को बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए पॉलिश फॉर्म में। साथ ही साथ ज्योग्राफी कंप्लीट होना चाहिए, हिस्ट्री कंप्लीट होना चाहिए और पॉलिटी कंप्लीट होना चाहिए। करंट अफेयर्स भी अच्छे से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स का रोल भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एक सर्कल की तरह है। अगर आप डेली डेली करंट अफेयर कहीं से पढ़ते होंगे तो आप बहुत अच्छा करेंगे पेपर में, क्योंकि 1 ईयर का लगभग करंट अफेयर पूछता है BPSC, 1 ईयर। तो आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाए होंगे किस किस टॉपिक से GS में प्रश्न बनते हैं। अब रही बात स्टैटिक की, तो कुछ स्टैटिक चीज़ें करंट अफेयर पढ़ते समय आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, और कुछ स्टैटिक चीज़ें इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते समय आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्टैटिक्स के लिए आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, आपको इन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, एक बरसात के दिन में, ऑप्शन 1 दिया गया, शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी समान पाठ्यांक दर्शाते हैं। शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में कम पाठ्यांक दर्शाते हैं। शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में अधिक पाठ्यांक दर्शाते हैं। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में अधिक पाठ्यांक दर्शाते हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट है। तो आज के सेशंस में हम लोग देखेंगे कि कम से कम पेन चलाना पड़े और कम से कम हमें कुछ लिखना पड़े यहाँ पर, और हमें ऑप्शन उसी प्रकार टिक करना है जैसे पेपर में सॉल्व किया था, उसी प्रकार आज सभी लोगों को हम सॉल्व करके दिखाएंगे। आप सभी लोग अच्छे से देखिए सभी प्रश्नों को, साथ ही साथ प्रश्नों के आंसर्स को। आइए नेक्स्ट प्रश्न स्टार्ट करते हैं। यहाँ दूसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। तो ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं, आर्गन पहला ऑप्शन दिया गया है, ऑक्सीजन दूसरा ऑप्शन दिया गया है, सल्फर डाइऑक्साइड तीसरा ऑप्शन दिया गया। उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा।
ऐसा करने पे थोड़ा टाइम भी कंज्यूम होता है, इसलिए ऐसा करना बहुत अच्छा साबित नहीं हो सकता पेपर में, तो इसलिए आपको थोड़ा टाइम भी बचाना रहता है। तो यहाँ ऐसे पढ़िए आप सीधे, आर्गन पहला ऑप्शन दिया गया है, ऑक्सीजन दूसरा ऑप्शन दिया गया, सल्फर डाइऑक्साइड तीसरा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। तो आपको पढ़ते समय ऑप्शंस को दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि वायुमंडलीय प्रदूषक में इस प्रश्न का राइट जवाब होगा सल्फर डाइऑक्साइड। इसको SO2 लिखा जाता है। ऑक्सीजन को आप सभी लोग जानते होंगे O2 लिखा जाता है। आर्गन का संकेत AR है। इसे नोबल गैस भी बोला जाता है। नोबल गैस, हिंदी भी इसकी लिख देते हैं नोबल गैस, या इसी को अक्री गैस बोला जाता है। अक्री गैस, इंग्लिश में इसी को इनर्ट भी लिखा जाता है, इनर्ट गैस, या कहीं कहीं पर उत्कृष्ट गैस भी लिखा मिलेगा, उत्कृष्ट गैस। आशा करते हैं ये सब टर्मिनोलॉजी है आप सभी लोग को पता होना चाहिए, नहीं तो कहीं अक्री गैस लिख के आ जाएगा, कहीं नोबल गैस उत्कृष्ट गैस लिख के आ जाएगा, कहीं इनर्ट गैस लिख के आ जाएगा, कहीं नोबल गैस लिखा तो रहेगा, तो ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए इन सब टर्मिनोलॉजी को जो मैं लिखता हूँ मैं बहुत कम लिखने का प्रयास करता हूँ। मैं जो लिखता हूँ उसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना ही रखना है। सीधी बात यही है इस सेशंस का, क्योंकि ज़्यादा लिखने से आपकी हैबिट बनी रहेगी पेपर में और आप ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय, इसलिए लिखने की कोशिश कम करिए। हाँ, जितना सोच सकते हैं सोचिए, जितना विचार कर सकते हैं विचार करिए प्रश्नों पर, और साथ ही साथ उसके जो आंसर्स दिए रहते हैं इन सभी पर आपको विचार करना ही करना है, तभी आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे एग्जाम हॉल में। नहीं तो प्रदर्शन आपका उतना अच्छा नहीं होगा अन्य लोगों की तुलना में। आइए नेक्स्ट प्रश्न स्टार्ट करते हैं। यहाँ दूसरा प्रश्न दिया गया है, उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज। तो पहला ऑप्शन यहाँ दिया गया अपचयन, दूसरा ऑप्शन दिया गया ऑक्सीकरण, तीसरा ऑप्शन दिया गया है उपोपचयन अभिक्रिया, चौथा ऑप्शन दिया गया उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या घटती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर, इसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन नंबर भी बोला जाता है, अगर इंक्रीज हो रही है तो यह अपचयन को प्रदर्शित करता है। यदि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो यह ऑक्सीकरण को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर अपचयन राइट ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। यहाँ हमें विद्युत चुम्बकीय तरंग देखना है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है तो पहला ऑप्शन यहाँ गामा किरण दिया गया है, दूसरा ऑप्शन अल्फा किरण दिया गया है, तीसरा ऑप्शन एक्स किरण दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा अल्फा किरणें। विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, नहीं वाले पर अंडरलाइन कर लेंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में यह भी शामिल है, साथ ही साथ एक्स किरण भी शामिल है, और ए इसमें शामिल नहीं है, ए इसमें शामिल नहीं है, इसलिए यह प्रश्न यही राइट हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग में। जैसे आप सभी लोग पढ़े होंगे कि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो उससे एक अल्फा किरण निकलती है, एक बीटा किरण निकलती है, एक गामा किरण निकलती है।
3 किरणें निकलती हैं, तो उसमें भी जो अल्फा किरण होती है और विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं होती है। गामा किरण या बीटा किरण, एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय किरणें हैं। या आप सभी लोग स्पेक्ट्रम पर भी देखते होंगे, तो वहाँ पर विद्युत चुम्बकीय तरंगों में अल्फा किरणों को शामिल नहीं किया जाता। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। साइंस का थोड़ा इसमें ठीक ठाक प्रश्न पूछा गया है। एक क्लास जो 6 to 8 का पेपर हुआ था बीपीएससी का, उसमें इस लेवल का प्रश्न पूछा गया है जीएस सेक्शन में। समान अध्ययन में जो 40 प्रश्न आते हैं, अब आप लोग समझ सकते हैं उसमें कौन कौन से बच्चे बैठते हैं। साइंस वाले बच्चे बैठते हैं 6 to 8 में, फिर आर्ट के बच्चे बैठते हैं, कॉमर्स के भी बच्चे बैठते हैं उसमें पेपर में, और साथ ही साथ लैंग्वेज वाले जो बच्चे हैं, भाषा वाले जो बच्चे हैं वो भी बैठते हैं, जिनका हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ या फिर इंग्लिश हुआ। तो इन सब के लिए इतना टफ प्रश्न पूछा जा रहा है पेपर में। एक केमिस्ट्री का प्रश्न है साइंस सेक्शन का, तो आप लोग समझ सकते हैं कि बीपीएससी कितना ठीक ठाक लेवल का जीएस पूछती है अपने प्रश्न पत्र में। तो हाइड्रोजन परमाणु के Nवीं स्थिर कक्षा का अर्धव्यास किसके अनुक्रमानुपाती होता है? अनुक्रमानुपाती का संकेत जो होता है, जैसे ए अनुक्रमानुपाती बी, तो ए हमारा अनुक्रमानुपाती का संकेत होता है। ए व्युत्क्रमानुपाती 1/b, ए यहाँ पे इस संकेत को अब यहाँ व्युत्क्रमानुपाती पढ़ा जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती बी ऐसा पढ़ा जाएगा यहाँ उल्टा। सिंबल सेम है लेकिन थोड़ा कंडीशन बदल गया, तो पढ़ने का तरीका भी बदल गया। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिए, क्योंकि ये बहुत बार आएगा पेपर में या प्रश्नों में। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया गया है 1/n², दूसरा ऑप्शन 1/n, तीसरा ऑप्शन n², उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा n²। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वायवीय श्वसन के दौरान कितने पदों में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्पादन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निष्पादन, एक पहला ऑप्शन दिया गया है 6, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 3, तीसरा ऑप्शन दिया गया उपरोक्त में से एक से अधिक, चौथा ऑप्शन दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं, पांचवा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 3। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाँ, यहाँ वायवीय श्वसन से आप लोग समझेंगे, जब मनुष्य श्वास लेता है वह निकालता है। मानव वृक्क में निस्यंदन एक को कहा जाता है, एकक को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। पहला ऑप्शन नेफ्रॉन दिया गया है, दूसरा ऑप्शन न्यूट्रॉन दिया गया है, तीसरा ऑप्शन न्यूरॉन दिया गया है, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक दिया गया है, पांचवा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा निस्यंदन। इसको फिल्ट्रेशन इंग्लिश होती है, फिल्ट्रेशन। जो राइट जवाब होगा इसको नेफ्रॉन होगा। ब्रिक, इसको किडनी भी बोला जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे इस शब्द को, किडनी। तो नेफ्रॉन में ही निस्यंदन की प्रक्रिया पूरी होती है। मानव शरीर में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन कोशिकाएं उसमें पाई जाती हैं, जिसमें हमारा जो यूरिन होता है वो फिल्टर होता है।
आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ट्रैकीकॉर्डिया में हृदय दर हो जाती है। ट्रैकीकॉर्डिया ट्रैकीकॉर्डिया में हृदय दर हो जाती है। अब देखिए इसमें, हाँ, ऊपर के प्रश्न में आप सभी को थोड़ा इसमें इसको ऑप्शन को इरेज करके ही बता देते हैं। जैसे इसमें न्यूट्रॉन लिखा है, न्यूट्रॉन जो होता है वो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में न्यूट्रॉन होता है। न्यूरॉन दिया है, ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, तंत्रिका तंत्र। यदि आपको इतना भी पता है तब भी आप इसको हटा के इसको टिक कर देंगे। वैसे इसमें ऑप्शन 2 ये भी है, उपरोक्त में से कोई नहीं भी हो सकता है, परंतु आपको अगर थोड़ा बहुत क्लियर पता है नेफ्रॉन कहाँ होता है, ब्रिक के चैप्टर में पढ़े हैं, तब भी आप इसको सही कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ट्रैकीकार्डिया में हृदय दर हो जाती है। धीमी यहाँ दिया गया है, सामान्य है, तेज है। उपरोक्त में से एक से देगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा तेज। ट्रैकीकॉर्डिया, आप इस शब्द को याद रखिए, और हृदय दर से संबंधित है, आप भी याद रखिए। और इसमें अगर धीमा होना पूछा होता तो यहाँ ब्रैडीकार्डिया लिखा होता, यहाँ पर ब्रैडीकार्डिया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन, पहला स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है, पहले इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम एक बार। चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन नहीं है। अगर आप पढ़ाई अच्छे से किए हैं तो सीधे कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, एक ही बार में देखें। नहीं ये पूछा है, ये गलत है, महत्वपूर्ण मिशन है। चंद्रयान 3 के साथ भेजे गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपने कार्य ठीक से नहीं किए हैं, यह भी गलत बात। अपना कार्य ठीक से किए हैं, अगर आप न्यूज़ से जुड़े रहे होंगे तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अपना कार्य प्रज्ञान तो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपना कार्य ठीक से किए हैं, वहाँ पर उतर कर चंद्रमा के साउथ पोल पर। चंद्रमा पर यान उतरने वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है, फोर्थ स्थान पर है, यह तो ठीक बात है। इसलिए इस प्रश्न का क्या पूछा, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही ऑप्शन हमें चूज करना है। 2 गलत हो गए तो एक ही सही है, तीसरा ऑप्शन, तो हम इसी को टिक कर देंगे, और केवल 3। फिर विचार करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अगर आप इस पे कॉन्फिडेंस हैं, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ यदि आपने टिक किया है। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? राम सिरतेज पहला ऑप्शन दिया गया है, राम सुतार दूसरा ऑप्शन दिया गया है, रामपाल तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा राम सुतार। भारत में जितनी मूर्तियां बनी हैं लगभग सभी में ये डिजाइन किए हैं, मैक्सिमम में। तो आप इनका नाम याद रखिए। सरदार पटेल की जो मूर्ति लगी है गुजरात में, वह भी राम सुतार जी ने ही बनाया था, डिजाइन किया था उसको। बनाने का मतलब डिजाइन वही किए थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आजाद दस्ता की स्थापना किसने की? आजाद दस्ता, तो ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। पहला ऑप्शन विनोबा भावे लिखा गया है, जयप्रकाश नारायण दूसरा ऑप्शन लिखा गया है, ज्वाला प्रसाद तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, और साथ ही साथ
समाजवादी विचारधारा से बहुत ज़्यादा इनका गहरा रिश्ता था। समाजवाद के प्रणेता भी आप इनको मान सकते हैं। राजनीति में बहुत बेहतरीन इंसान थे। इनका नाम जननायक भी उपनाम इनका है, जननायक। बिहार के थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं। अप्रैल 1930 पहला ऑप्शन है, अप्रैल 1932 दूसरा ऑप्शन दिया गया है, मार्च 1930 तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया है। बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इस प्रश्न का राइट जवाब होगा अप्रैल 1930। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना की स्वीकृति दी? ऑप्शन एक गुजरात दिया गया, ऑप्शन दो बिहार है, ऑप्शन थ्री उड़ीसा है, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक है, पांचवा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा उड़ीसा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं। रिक्टर पैमाना पहला ऑप्शन है, मर्केली पैमाना दूसरा ऑप्शन दिया गया है, महान हार्बर तरंग तीसरा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा मर्केली पैमाना। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निछालन प्रक्रिया संबंधित है। ऑप्शन यहाँ दिया गया भारी वर्षा क्षेत्र से, खनिज और मिट्टी से, पौधों की जड़ों से तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें बोला गया भारी वर्षा क्षेत्र से, ठीक है, निछालन की प्रक्रिया भारी वर्षा होगी तो निछालन की प्रक्रिया तीव्र होगी। खनिज और मिट्टी से, मिट्टी का भी क्षरण होता है निछालन में, पौधों की जड़ों में भी निछालन की प्रक्रिया प्रभावित करती है, संबंधित ये तीनों है। अब इसमें थोड़ा ट्विस्ट भी है, जो बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ेगा उसका एक गलत हो सकता है, वो एक ही ऑप्शन मार के आगे बढ़ जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है? 6 दिया है पहला ऑप्शन, 5 दूसरा ऑप्शन दिया है, 7 तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया है। तो बांग्लादेश के साथ है। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। अभी आप सभी लोगों को इसमें हम मैप बना के दिखा देते हैं। इसमें टोटल 8 स्टेट या यूटी, स्टेट या यूटी शामिल है। जैसे देखिए ये हमारा मैप हुआ इंडिया का, सॉरी इसको ऐसे बना देते हैं। तो यहाँ हमारा पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, और यहाँ वो है, क्या नाम उसका, बांग्लादेश, और यहाँ पे पाकिस्तान है। तो यहाँ आपको गुजरात मिलेगा पाकिस्तान सीमा साझा करने वाला पहला, दूसरा मिल जाएगा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी 8 नहीं 9 होगा, क्योंकि लद्दाख भी सीमा साझा करता है, और लद्दाख,
1 2 3 4 और एक पाँचवा। और बांग्लादेश के साथ इधर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल पहला है। फिर यहाँ आएंगे ऊपर आसाम, फिर यहाँ मेघालय, फिर यहाँ त्रिपुरा। कितने हुए? 5 4 9, टोटल 9 स्टेट से सीमा पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश करते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, पहला ऑप्शन राजस्थान दिया गया है, दूसरा ऑप्शन महाराष्ट्र दिया गया है, तीसरा ऑप्शन तमिलनाडु दिया गया है, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा मोटे अनाज में उत्पादक में जो है राजस्थान सबसे टॉप पर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे शुष्क स्थान है, पहला ऑप्शन ले दिया गया, दूसरा ऑप्शन बीकानेर दिया गया, तीसरा ऑप्शन जैसलमेर दिया गया, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे शुष्क स्थान अगर देखेंगे तो जैसलमेर ऑप्शन में है, तो यही सही है। अभी जैसलमेर अगर ऑप्शन में ना आता तो लेह लगाना पड़ता, लेह लद्दाख। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप सभी को पता होगा जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान में। और इसकी लोकेशन पश्चिमी साइड में है, राजस्थान के पश्चिमी तरफ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है? मूंगा पहला ऑप्शन दिया गया, उड़द दूसरा ऑप्शन दिया गया, तरबूज तीसरा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक, चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं, पांचवा ऑप्शन दिया गया। जायद की फसल में तरबूज आएगा, खीरा ककड़ी तरबूज ये सब जायद की फसल में आते हैं। जैसे हुआ खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, यही सब है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? ज्योग्राफी और हिस्ट्री का कॉम्बो है, ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री, ये दोनों का कॉम्बो का प्रश्न है। सिर्फ आप एक ही चीज पता होगा तो नहीं लगा पाएंगे, आपको ज्योग्राफी भी पता होना चाहिए, हिस्ट्री भी पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। दिया गया ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि हमारी गंगा जी नदी ऐसे बहती हैं कुछ इस तरीके से, इधर ऊपरी गंगा हो जाता है, इधर निचला मध्य गंगा हो जाता है, सॉरी यहाँ ऊपरी गंगा यहाँ तक होगा, यहाँ निचला गंगा हो जाता है। पश्चिम बंगाल पूरा निचला गंगा में आ जाएगा, निचली गंगा क्षेत्र में। पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार, टोटल बिहार, ये मध्य गंगा में आते हैं, और इधर ऊपरी गंगा, संपूर्ण उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा मध्य गंगा का मैदान, क्योंकि मगध और अंग ये बिहार में राज्य में आप सभी लोग समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिमालयी भूरा भालू एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन से यहाँ दिया गया है, दुर्लभ प्रजाति, विलुप्त प्रजाति, लुप्त प्राय प्रजाति, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसा, रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण हैं? ये दुर्लभ प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजकुमार शुक्ला ने किस किसान नेता को बिहार
आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया। ऑप्शन यहाँ दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू पहला ऑप्शन है, जे बी कृपलानी दूसरा ऑप्शन है, राजेंद्र प्रसाद तीसरा ऑप्शन है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन है। देखिए फिर यहाँ हमने ऐसे कर दिया, इसको टिक करने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे फर्जी का टाइम आपका वेस्ट होगा। तो किसको राजकुमार शुक्ला जी जो थे वो किसको आमंत्रित किए थे, तो ये महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी जी को आमंत्रित किए थे। महात्मा में एक ही मार है, नहीं तो आप लोग सोचेंगे महात्मा नहीं लिख पा रहे हैं, कभी कभी एकाक मात्रा का इधर उधर हो जाता है लिखते समय। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? बीजी तिलक पहला ऑप्शन दिया गया, राजेंद्र प्रसाद दूसरा ऑप्शन दिया गया है, पेंड्रेल मून तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे और इनके बारे में दो विशेषता है, ये 2 बार निर्वाचित हुए थे, पहले राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति, साथ ही साथ 2 बार कार्यकाल, 2 बार कार्यकाल करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति, एकमात्र राष्ट्रपति, और बिहार के हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उन्नीस सौ 15 होम रूल लीग किसने प्रारंभ की, 1915 होम रूल लीग में किसने प्रारंभ की थी? और हाँ, आप सभी लोग कभी ये मत सोचिए कि चारों व्याख्या करवा दीजिए, इनके बारे में बता दीजिए, पेंड्रेल मून के बारे में बता दीजिए, इतना जानने का कोई मतलब नहीं है, ना आप याद कर पाएंगे ना आपका ए भी क्लियर होगा। थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें कभी भूलेंगे नहीं, जो यहाँ क्वेश्चन और आंसर करवाया जा रहा है। अभी इसको भी पढ़ लेंगे तो इसको भी दिमाग में चलता रहेगा, इसको भी याद करने का टेंशन रहेगा आपको, इसलिए ये कहीं ना कहीं तो आएगा किसी न किसी क्वेश्चन में, और ये भी कभी ना कभी आ ही जाएगा, तो करवा देंगे, यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लोग ज़्यादा करने की कोशिश सोच रहे होंगे तो उसमें आप ही का नुकसान है, क्योंकि बहुत बच्चे सब कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन पेपर में आउटपुट नहीं निकाल पाते हैं। ऐसा नहीं उनको जानकारी नहीं, जानकारी सब है, लेकिन स्मार्ट तरीका नहीं पता रहता उन लोगों को। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1915-16 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? होम रूल लीग, पहला ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले दिया गया है, दूसरा ऑप्शन रास बिहारी घोष दिया गया है, तीसरा ऑप्शन GS खारपेड़े दिया गया है, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ से आप लोग एक प्रश्न ले सकते हैं, होम रूल लीग 1915 से 16 में स्टार्ट हुआ था। अगर जिसको ये पता होम रूल लीग के बारे में और इसको बाल गंगाधर तिलक जी ने स्टार्ट किया था, तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उनका नाम है ही नहीं इसमें, इसमें एनी बेसेंट जी भी शामिल है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और यह होम रूल लीग आंदोलन पुणे से स्टार्ट किया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया? श्रीमती मीरा देवी पहला ऑप्शन दिया गया, श्रीमती हसन इमाम दूसरा ऑप्शन दिया गया, कुमारी गौरी दास तीसरा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा मीरा देवी और श्रीमती हसन, ये दोनों इसमें
करेक्ट ऑप्शन हैं। दोनों लोग उसमें शामिल हुए थे, गौरीदास नहीं शामिल हुए थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब जैसे आप सभी लोग नमक सत्याग्रह पढ़ते हैं, दिमाग में आता है महात्मा गांधी जी वाला, लेकिन बिहार में भी हुआ था नमक सत्याग्रह, आपको ये याद रखना चाहिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? नील दर्पण नाटक, पहला दिया गया है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन दिया गया आचार्य कृपलानी, तीसरा ऑप्शन दीनबंधु मित्रा, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा दीनबंधु मित्रा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी? तो पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में किसने की थी? ऐसे भी प्रश्न लिखा आ सकता है, उल्टा सीधा आप सभी को पढ़ना आना चाहिए, ऐसा नहीं कि जैसे जैसे लिखा गया वैसे वैसे ही समझना, नहीं। किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी? आप यहाँ से उठा सकते हैं, पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की एक शाखा किसने 1913 में की थी, ऐसे भी बन सकता है। तो इसे मैथ में आप एक क्वेश्चन को कई तरीके से लगा सकते हैं, वैसे जीएस में भी कोशिश करिए कई तरीके से इसको सॉल्व करने की, कई तरीके से पढ़ने की, तब आपका थोड़ा माइंड विकसित होगा, सोचने समझने की पावर बढ़ेगी। और इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया सचिंद्र नाथ सान्याल, दूसरा ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र मित्र, तीसरा ऑप्शन रघुवीर सिंह, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन यहाँ दिया गया है 1922, 1933, 1946, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 1922। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन यहाँ दिया गया 1930 पहला ऑप्शन है, 1931 दूसरा ऑप्शन दिया गया, 1940 यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। तो राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशंस का प्रकाशन कब किया गया, ये कब प्रारंभ हुआ, ये प्रश्न इसमें पूछ रहा है। तो यह जो स्टार्ट हुआ था यह सन 1931 में स्टार्ट हुआ था। तो आज का यह लास्ट प्रश्न है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप सभी लोगों को सेशन पसंद आया होगा। साथ ही साथ हम आप सभी लोगों को एक यहाँ बात बता देना चाहते हैं कि हमने इससे पहले प्रीवियस में कई सेशंस लेकर एमसीक्यू सॉल्व करवाए हैं और यह सभी बीपीएससी आयोग के जो प्रश्न हैं वही सेम टू सेम है। साथ ही साथ जो एनसीईआरटी है और जो एससीईआरटी है इसके भी प्रश्न इसमें शामिल हैं। आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इसको अवश्य ही पढ़िए। आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। जो TRE 4 की वैकेंसी आने वाली है उसमें तो आपको फ़ायदा होगा ही होगा, और साथ ही साथ आपको अन्य पेपर देना होगा तो उसमें भी आपको ये जानकारी काम में आएगी। अगर आपके पास टाइम है तो पढ़िए अन्य पेपर वाले, नहीं तो मत पढ़िए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी को पढ़ना। आप अपने आयोग का पेपर पढ़िए। जैसे मान लीजिए कि आप किसी और एग्ज़ाम का यूपी ट्रिपल एस सी का दे रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी, तो इसके प्रश्नों को आप सॉल्व करिए, क्योंकि इसका हर आयोग का ट्रेंड अलग अलग होता है। जैसे यूपी ट्रिपल एस सी अलग तरीके से पूछेगा, बीपीएससी अलग तरीके से पूछेगा। तो बीपीएससी के जितने भी प्रश्न हैं जीएस के वो आपको काम देगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो यूपी ट्रिपल एस सी में भी काम दे सकता है, लेकिन ट्रेंड थोड़ा प्रकृति
क्वेश्चन पूछने की प्रकृति थोड़ा अलग होती है। इसलिए जिस आयोग का आप लोग तैयारी कर रहे हैं उस आयोग के प्रश्नों को, एमसीक्यू को अवश्य सॉल्व कीजिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। मैं इस बात को बार बार इसलिए जोर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ, नहीं तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे, फिर बाद में पछताएंगे काश हमने एमसीक्यू सॉल्व कर लिया होता। क्योंकि इससे आपका जो बेनिफिट होने वाला है बता देते हैं। आपको पढ़ते समय कोई गलती नहीं होगी, सॉल्व करते समय कोई गलती नहीं होगी, साथ ही साथ ऑप्शन टिक करते समय नहीं होगी, गोला भरते समय कोई गलती नहीं होगी आपसे, और कोई शब्द लिखा है तो आप उल्टा नहीं पढ़ेंगे। नहीं तो पेपर में कोलीफार्म अगर लिखा है, कोलीफॉर्म अगर लिखा है तो आप इसको क्लोरोफार्म पढ़ेंगे, क्लोरोफॉर्म। अब आप समझ लीजिए ये क्लोरोफार्म है, कोलीफार्म है। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे इसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन होता है पेपर में। कभी भी आप एग्जाम हॉल में बैठ के देखिएगा और एनालिसिस करिएगा अपने पेपर का, तो कहीं पर आप गलत पढ़ लेंगे और इस हिसाब से प्रश्न लगाएंगे तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपको ये जानकारी है लेकिन आपने पढ़ लिया है, ऑप्शन आपके गलत हो गए। इसीलिए मैं कहता हूँ एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, साथ ही साथ थ्योरी भी पढ़िए अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं तो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, तो फिर उतना इम्प्रूवमेंट नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाए होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।